त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो ये किस तरह से बनते हैं और इनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो जैसे कि हमने पीछे जितने भी एग्जांपल किताब के अंदर पढ़े हैं, तो उसमें जैसे मान लो एक लड़की यहाँ घर के ऊपर बैठी थी और वहाँ पे मंदिर के साथ में वो देख रही थी, लेकिन मैंने यहाँ ना थोड़ा सा नक्शा चेंज कर दिया है। ये घर है और घर की छत के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है और ये खंबे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। गणित कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8। There is perhaps nothing which so occupies the middle position of mathematics as trigonometry. संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। J.F. हर्बर्ट 1890 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपको त्रिकोणमिति के लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में हम भूमिका के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। आप अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों, विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम अपने आसपास के परिवेश से कुछ ऐसे उदाहरण लें जहां समकोण त्रिभुजों के बनने की कल्पना की जा सकती है। उदाहरण के लिए देखो, त्रिकोणमिति की जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने गए हैं। कहाँ देखने गए? कुतुब मीनार देखने गए। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा हो तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है, जैसा कि आकृति 8.1 में दिखाया गया है। क्या वास्तव में मापे बिना ही छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है। यहाँ पे विद्यार्थी खड़ा है और ये कुतुब मीनार है हमारे पास, ठीक है। तो क्या देखकर इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो बच्चे के दिमाग में प्रश्न आ रहा है। बहुत सारे छात्र ये जो अध्याय के शुरू में जो परिचय दिया गया होता है इसको पढ़ते नहीं है। मैं सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि आप इसे जरूर पढ़ें। इसमें बहुत विस्तृत जानकारी दी गई होती है। इसी तरह से उदाहरण संख्या 2 में हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी हुई है और वह इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पास ही के मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है। इस स्थिति में एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है, जैसा कि आकृति 8.2 में दिखाया गया है। यदि आपको वह ऊंचाई ज्ञात हो जिस पर लड़की बैठी हुई हो तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? तो देखो, ये घर है, घर की बालकनी में यहाँ पे लड़की बैठी हुई है और ये मंदिर है। मंदिर के सबसे निचली सीढ़ी के ऊपर एक गमला रखा हुआ है, तो यहाँ से गमले को देख रही है और बीच में ये यहाँ पे क्या है? नदी है। तो क्या बिना मापे अगर उसे घर की ऊंचाई ज्ञात है और ये कहीं ना कहीं ये कोण का पता चल जाता तो क्या इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना, कि नदी की चौड़ाई को क्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। और इसी तरह स्थिति नंबर 3 में मान लीजिए एक गर्म हवा वाला गुब्बारा, ये गुब्बारा जो वो हवा में उड़ रहा है। आसमान में उड़ने पर इस गुब्बारे को एक लड़की देख रही है, यहाँ से देख लेती है और इस बात को बताने के लिए वह अपनी माँ के पास दौड़कर जाती है। मतलब लड़की ने पहले देखा गुब्बारे को, उसको माँ को बताने के लिए जाती है। गुब्बारे को देखने के लिए उसकी माँ तुरंत घर से बाहर निकल आती है। जब तक वो बाहर निकली के आएगी तब तक गुब्बारा जो पोजीशन बी पे पहुंच गया है ना। अब मान लीजिए कि जब पहल लड़की गुब्बारे को देखती है तब गुब्बारा बिंदु ए पर था। जब माँ बेटी दोनों ने गुब्बारे को देखने के लिए बाहर निकल कर आती हैं तब तक गुब्बारा एक अन्य बिंदु बी तक आ चुका होता है। क्या आप जमीन के उस स्थान से जहाँ माँ बेटी दोनों खड़ी है बी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? ऊपर बताई गई सभी स्थितियों में दूरियों अथवा ऊंचाइयां कुछ गणितीय तकनीकों को, जो त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं, लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई जिसका अर्थ है 3, गौन जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रोन जिसका अर्थ है माप से हुई है। मतलब तीनों भुजाओं की माप। ओके, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध, मतलब कोणों के बीच का संबंध और त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद्य त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों, सुनो ध्यान से, प्राचीन काल के खगोलविद क्या करते थे? त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकी या उन्नत विधियां त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित है।
इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ हम अपनी चर्चा केवल न्यून कोणों तक ही सीमित रखेंगे। यह भी बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ हम लोग अपनी चर्चा न्यून कोणों तक ही सीमित रखेंगे। यद्यपि इन अनुपातों का विस्तार दूसरे कोणों के लिए भी किया जा सकता है, जहाँ हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे। हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करेंगे और इन अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटीज, जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहा जाता है, स्थापित करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। अब बात आती है त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम लोग चलते हैं सीधे शीट के ऊपर। जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया कि इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जाने कि त्रिभुज होती क्या है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुजों कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं 3, और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। ये हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, 6ठी कक्षा में पढ़ा है, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अगर न्यून कोण त्रिभुज, अगर प्रत्येक कोण जो 90 डिग्री से कम हो तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। यदि एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। और यदि एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज, जिसके बारे में हम लोग नीचे अध्ययन करने वाले। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अगर किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं है, मतलब ये तीनों भुजाओं में से कोई भुजा बराबर नहीं, तो वो विषमबाहु है। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो उसे बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु, मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं। और कोई एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो उसे बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। एक चीज़ और, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, तो इसके जो अंतः तीनों कोण हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। अब समकोण त्रिभुज में क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है कि लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। इसे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। सभी शिक्षार्थी प्लीज़ इसे ध्यान से देखें। अब ये जो है हमारे पास ये है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और 90 डिग्री का जो कोण है, इसके जो सामने वाली भुजा होती है ये होती है हमारे पास कर्ण। क्या होता है? कर्ण। एंगल थीटा जहाँ पे भी हो, जैसे मान लो ये है तो इसकी सुमुख भुजा जो भी है, जैसे मान लो ये है तो ये आ जाएगा इसका लंब। और जहाँ पे आधार और 90 डिग्री का कोण एक ही लाइन पे जहाँ पे बन रहे हैं ये, तो ये इसे बोलेंगे हम लोग आधार, ठीक है। तो आधार आ गया, कर्ण आ गया, लंब आ गया। अब हम लोग देखते हैं एक और स्थिति की ओर ध्यान फरमाएंगे हम लोग। मान लो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, मैं नाम चेंज नहीं करूँगा, A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का आ गया। अब ये जो एंगल थीटा है, अगर ये यहाँ पे होता है, कहाँ पे? यहाँ पे होता है, तो सीधी सी बात है इस त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा कोण यही है, और इसके सम्मुख जो भुजा है यही इसका क्या है? कर्ण है। कर्ण जो त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा भी होती है। और ये जो एंगल थीटा है, इसके जो सामने वाली जो भुजा है, जो सम्मुख भुजा है, ये होगा यहाँ पे अब लंब। और आधार आ जाएगा हमारे पास, ये आधार आ जाएगा, आधार आ गया, लंबा, ये आधार आ गया, ये लंब आ गया, ये कर्ण आ गया। अब हम लोग आकृति चेंज करते हैं। मान लो हमारे पास ऐसी आकृति है, यहाँ पे अब एंगल थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, और नाम यहाँ पे ये B है, ये A है और ये C है। तो बताएंगे आप मेरे को यहाँ पे कौन सा एंगल थीटा होगा, कौन सा लंब होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये जो है ये आ जाएगा हमारे पास लंब, इसके सामने वाली भुजा ये आ जाएगा कर्ण, और जहाँ पे ये थीटा एंगल है और ये 90 डिग्री का कोण है ये आ जाएगा हमारे पास आधार, ठीक है। एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग यहाँ पे एंगल थीटा ले लेते हैं। यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण आएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे A और यहाँ पे B ले लेते हैं हम लोग। फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा जो है ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण। जो एंगल थीटा है, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी हमारे पास लंब, और ये वाला आ जाएगा हमारे पास आधार, ठीक है। तो इस बात को पक्का कर लें कि हमारा आधार क्या होगा, लंब क्या होगा और कर्ण क्या होगा, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हमारा ओके हो गया।
अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। देखो, जिन जिन चीज़ों का या जिन जिन फार्मूला का हम लोग 8.1 के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें पता होना चाहिए कि आधार क्या है, लंब क्या और कर्ण क्या है। दूसरी बात, हमें मालूम होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है कि कर्ण का वर्ग, जो भी कर्ण होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे कर्ण है, इसमें ये कर्ण है, इसमें ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं जो हैं आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो ये किस तरह से बनते हैं और इनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो जैसे कि हमने पीछे जितने भी एग्जाम्पल किताब के अंदर पढ़े हैं, तो उसमें जैसे मान लो एक लड़की यहाँ घर के ऊपर बैठी थी और वहाँ पे मंदिर के साथ में वो देख रही थी, लेकिन मैंने यहाँ ना थोड़ा सा नक्शा चेंज कर दिया है। ये घर है और घर की छत के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है और ये खंबे के सिरे को देख रहा है ऐसे, तो ये खंबा ज़मीन के साथ लगा हुआ है, ये खंबा लंबा है, ठीक है। तो घर से जैसे मान लो ये घर के ये जो छत है, इसका जो लेवल है यहाँ से इतना ज़्यादा और ऊंचा है। तो जैसे ये इसको देख रहा है, जैसे ये इसको देख रहा है, तो एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन रही है और ये समकोण त्रिभुज की कल्पना से ही हम लोग ये सब दूरियों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसमें एक और कोण दिया होगा, है ना, और हमारे पास 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा जो वो कर्ण होगी और जो एंगल थीटा दिया होगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। और जहाँ पे एंगल थीटा और 90 डिग्री का कोण इकट्ठे एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, वो हमारा आधार आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक नया फार्मूला यहाँ पे लिखा है, लाल बटा कक्का SCT/CSC। मतलब इसको याद करने का तरीका क्या है, लाल और कक्का दो भाई, सोना चांदी तोले, चोर सारा चुराए। लाल और कक्का दो भाई हैं, ये सुनियार का काम करते हैं और सोना चांदी तोल रहे हैं और तोलने के बाद पीछे रख रहे हैं। जैसे पीछे रखते हैं तो चोर पीछे से चुरा के भाग जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि लाल और कक्का दो भाई, सोना चांदी तोले, जैसे वो तोलते हैं पीठ पीछे रखते हैं, चोर पीछे से चुरा के भाग जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो हमने लिखा है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है, हिंदी में एक्सप्लेन किया है, लंब है, L फॉर लंब है, ये आधार है और ये हमारा कर्ण है। तो यहाँ पे L जो ल है हमारे पास, ल है लंब, ये अगला डंडा है आधार, ये ल है लंब, ये क है कर्ण, ये क है कर्ण और ये डंडा क्या है, आ का जो डंडा है ये हमारे पास आधार है, ठीक है। और ये S जो है साइन के लिए, ये कोस के लिए और ये टैन के लिए, ये कोसिकेंट के लिए और ये सिकेंट के लिए और ये कोटेंजेंट के लिए या कोट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं और याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई भी इसे भूल नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, हमें इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज ABC त्रिभुज दी हुई है, मान लो जो कोण थीटा जो है हमारे पास A के ऊपर दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, A के ऊपर दिया है। तो साइन ऑफ द एंगल थीटा, देखो अब ये हम लोग क्या करते हैं, इन अगले तीन को भूल जाते हैं, साइन कोस टैन, तीन मान कैसे निकले। अब अगर लंब बटा कर्ण लिए तो उसका नाम इन्होंने डाल दिया साइन, सीधे सीधे, मतलब अब आप लोग याद करने का, ये समझने का तरीका रखो, ठीक है, कि लंब बटा कर्ण को नाम दे दिया इन्होंने साइन, ठीक है। ये हमारे पास त्रिभुज है, ये लंब है, लंब बटा कर्ण, एक हमारे पास केस बन गया, ठीक है। अगले केस में कोस ऑफ द एंगल थीटा आ गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। दूसरा केस बन गया टैन ऑफ द एंगल थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखो तीन भुजाएं हैं तो तीन प्रकार के रिलेशन बन जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो जो लंब बटा कर्ण था उसका नाम डाल दिया साइन, जो आधार बटा कर्ण था उसका नाम डाल दिया कोस और जो लंब बटा आधार था उसका नाम डाल दिया टैन। तो जैसे कि हमने पीछे शुरू में भी पढ़ा है कि त्रिभुज जो है वो तीन प्रकार की थी हमारे पास, त्रिभुजें कोणों के आधार पर, वो तीन प्रकार की त्रिभुजें बन रही थी हमारे पास भुजाओं के आधार पर। अब ये तीन जो रिलेशन बन रहे हैं इसका उल्टा भी तो होगा, साइन का उल्टा आ गया कोसिकेंट, ये लंब बटा कर्ण है और ये इसका उल्टा कर्ण बटा लंब आ जाएगा, ये कोसिकेंट कर्ण अपॉन लंब, सिकेंट कर्ण अपॉन आधार, कोट आधार बटा लंब। फिर से ध्यान से देखें, इसको समझने की कोशिश करें, उसे ये आप लोग लिख लेंगे, जैसे आप लोग सवाल करने लगेंगे तो आप लोग इसको लिख लेंगे। तो साइन ऑफ द एंगल थीटा लंब बटा कर्ण, कोस ऑफ द एंगल थीटा आधार बटा कर्ण, टैन ऑफ द एंगल थीटा लंब बटा आधार। अब इसका उल्टा क्या है, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा कर्ण बटा लंब,
सिकेंड थीटा कर्ण बटा आधार, कोण थीटा आधार बटा लंब। ठीक है, एक बार फिर से इसको पक्का कर लो, अगर नहीं भी समझ आता तो बार बार वीडियो को बैक करके आप लोग दोबारा से फिर से सुन सकते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल थीटा था हमारे पास लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास BC और कर्ण क्या है हमारे पास AC, तो आ गया BC अपॉन AC। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि साइन का उल्टा होता है हमारे पास कोसिकेंट, तो कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, तो AC अपॉन BC ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से कॉस ऑफ एंगल थीटा आधार बटा कर्ण, आधार है हमारे पास AB, कर्ण है हमारे पास AC। ठीक है, और कोसिकेंट का उल्टा आ गया सीकेंट, कोसिकेंट का उल्टा क्या आ गया सीकेंट, और सीकेंट क्या आ जाएगा हमारे पास कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण है हमारे पास AC और आधार है हमारे पास ये AB। अब हमारे पास tan ऑफ एंगल थीटा क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है हमारे पास BC जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आधार है हमारे पास AB, और कोट है एंगल थीटा इसका उल्टा होता है बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, आधार क्या आ गया AB और लंब आ गया हमारे पास BC। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे पास हैं साइन कोस टैन, साइन का उल्टा आ गया कोसिकेंट, कोस का उल्टा आ गया सीकेंट और टैन का उल्टा आ गया कोटेंजेंट। ये हमें याद करने के लिए आसानी रहेगी यदि आप लोग इसको ध्यान से देखें और इसको याद रखें तो, और 8.1 एक्सरसाइज करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। अगर आपको इसके बारे में फिर भी समझ नहीं आता है तो आप चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूंगा। एक्सरसाइज 8.1 में इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। 8.2 के लिए हम लोग साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री क्या होता है, इस तरह से कोस का मान, टैन का मान, कोसिकेंट का मान, सीकेंट और कोटेंजेंट का मान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अगली वीडियो में मिलते हैं। ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।